A very good afternoon to all the participants of this webinar from DTRTA Lucknow. We are going to discuss final accounts today. We had done some initial revision of final accounts, but today we will be starting in a formal way. तो जो मुख्य फंक्शन होता है फाइनल अकाउंट्स का वो होता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना। और ये ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट इसलिए बनाई जाती हैं जिससे ट्रूली और फेयरली प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की, वो बिजनेस कितना प्रॉफिट दे रहा है, उसकी वित्तीय स्थिति कैसी है, उसके पास कितने एसेट्स हैं, कितने लायबिलिटीज हैं, सत्यता से और उपयुक्त तरीके से ये प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन हमको प्राप्त होती है फाइनल अकाउंट से। बेसिकली द अकाउंट्स का जो पर्पस ही यही होता है कि उसके लिए हम इसलिए लिखते हैं अकाउंट्स को क्योंकि हम प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहते हैं बिजनेस की, और जिससे कि अकाउंट्स ठीक से लिखे जा सकें ये जरूरी होता है कि प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाए ट्रांजैक्शंस का। जो ट्रांजैक्शंस बिजनेस में एंटर किए जा रहे हैं एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के लिए। पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड भी इम्पोर्टेंट है कि हम एक समय की अवधि तय कर लेते हैं कि उस समय की अवधि में ही हमको पता लगाना है, उस समय की अवधि के लिए पता लगाना है कि कितना प्रॉफिट था और क्या वित्तीय स्थिति थी। जो आधारभूत सिद्धांत हैं कि किस प्रकार से अकाउंटिंग पीरियड का डेटा इकट्ठा किया जाता है, वो सिद्धांत इस प्रकार से है। पहला सिद्धांत है कि कैपिटल और रेवेन्यू, रिसीट और पेमेंट में फर्क करना। कैपिटल रिसीट्स जो कि ऐसे रिसीट्स होती हैं जो कि लंबे अवधि तक हमको फायदा देती हैं, ऐसे कैपिटल पेमेंट्स भी इसी तरह के पेमेंट्स होते हैं और लंबी अवधि तक फायदा देने वाले पेमेंट्स होते हैं। जैसे अगर मैं एक फर्नीचर खरीदूं तो वो फर्नीचर मुझे कई साल तक चलेगा, तो यानी कि मैंने एक कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है फर्नीचर खरीदने में। अगर कोई स्थायी एसेट मैं खरीद रहा हूं तो मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा हूं। अगर जो भी खर्चा मैं कर रहा हूं वो कोई स्थायी नेचर का नहीं है, साल दर साल नेचर का है, तो वो रेवेन्यू है। दूसरी बात कि इनकम और एक्सपेंसेस वो एक पीरियड के होने चाहिए, यानी एक समय अवधि इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात यह कि जो इनकम और एक्सपेंडिचर के जो अकाउंट्स हैं वो क्लासिफाइड होने चाहिए और अलग अलग हेड्स में होने चाहिए, और इन अकाउंट से पता चल जाता है कि उसका स्रोत क्या है, खर्चे का या इनकम का। और ये जो तीन आधारभूत सिद्धांत हैं कि हम कैपिटल और रेवेन्यू, रिसीट और पेमेंट को डिस्टिंग्विश करेंगे और एक पर्टिकुलर पीरियड के इनकम और एक्सपेंडिचर को लेंगे और अलग अलग आइटम्स को जो है हम अलग अलग सिग्निफिकेंट हेड्स में डिस्क्लोज करेंगे। मेरी आवाज सबको सुनाई पड़ रही है? आई नीड अ कंफर्मेशन ऑफ दिस थिंग दैट मेरी आवाज सबको सुनाई पड़ रही है कि नहीं। Is everybody able to hear my voice?
Is my voice clear? Because मैंने एक दूसरे मोबाइल में इसको ऑन किया हुआ है and I can hear my voice. I think my voice should be audible to everyone. Okay, let's go ahead from there. अब ये जो आधारभूत सिद्धांत हैं, उससे हम ये तय कर पाते हैं कि हम के अलग अलग एस्पेक्ट्स को किस प्रकार से तय करेंगे और अलग अलग हेड्स ऑफ अकाउंट्स कैसे बनाएंगे, जिसमें हम इनकम और एक्सपेंडिचर हम रख इकट्ठे कर सकते हैं। और ये अलग अलग जो मैटर्स हैं जिस पे हमें अटेंशन देते रहना है, वो इस प्रकार से हैं। पहला है कि हमको पर्सनल और बिजनेस इनकम को अलग करना है। बिजनेस की इनकम और निजी इनकम जो है प्रोप्राइटर की या पार्टनर की, वो एक अलग चीज़ें होती हैं। बिजनेस की इनकम बिजनेस की इनकम होती है और उसका पार्टनर के या प्रोप्राइटर के पर्सनल इनकम से कोई हूबहू रिश्ता नहीं होता है। क्योंकि फाइनल अकाउंट बनाए इसलिए जाते हैं कि हमें प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस की जाननी है। प्रोप्राइटर की प्रॉफिटेबिलिटी जानने के लिए वो अकाउंट का पर्पस नहीं है। इनफैक्ट अगर प्रोप्राइटर को अपनी प्रॉफिटेबिलिटी जाननी है तो अपने सारे अलग अलग बिजनेस से वो जो भी इनकम प्राप्त हो रही है वो लेगा, फिर सबको एक साथ जोड़ के घटा करके देखेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये कि कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हमको फर्क करना है। जहाँ हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बुक कर रहे हैं वहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बुक नहीं करना हमको। उसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जितनी भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो रह नहीं जानी चाहिए डिस्क्लोज करने से। सारी की सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज ज़रूर होनी चाहिए। ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे कि प्रॉफिटेबिलिटी जज हो सकती है या फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाई जा सकती है बिजनेस की, वो इन्फॉर्मेशन हर हालत में डिस्क्लोज होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे उदाहरण के तौर पे जब भी हम लेबर चार्जेस को बढ़ाते हैं क्योंकि हमने बोनस दिया है वर्कमैन को, तो जो भी अमाउंट बोनस पेड है वो भी हमको डिस्क्लोज करना चाहिए। यानी कि हमने बोनस को दिखाया नहीं अपने खाते में और केवल सैलरी या वेजेस दिखा दिए। ऐसे ही अगर इन्वेंट्री के कुछ आइटम जो हैं वो तत्परता से बेचे नहीं जा सकते हैं तो उनको अप्रॉक्सीमेट जो उनकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू है उस पे उसको वैल्यू किया जाना चाहिए। और जो आधार है वैल्यूएशन का इन्वेंट्री के और जो वैल्यू है उसको अलग से दिखाना चाहिए। क्योंकि वो ऐसे आइटम है जो बेचे नहीं जा सकते, तो उनकी कितने ऐसे आइटम है जो बेचे नहीं जा सकते तत्परता से, उसकी वैल्यू को भी शो करना चाहिए। नहीं तो बिजनेस का जो रियल प्रॉफिटेबिलिटी है तभी तो नहीं मालूम पड़ पाएगी अगर हम इसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे। उसके बाद जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं वो केवल करंट पीरियड, एक सर्टेन पीरियड होता है उसी के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर है, दैट इज एन अकाउंटिंग पीरियड दैट इज बीइंग फॉलोड इन इंडिया। और इंडिया से बाहर कई बार एनुअल ईयर भी वो लोग फॉलो करते हैं। किसी कुछ देश ऐसे भी हैं। और उसके बाद जो फाइनल मैटर है जिसको ध्यान देना है, वो जरूरी जिस पे ध्यान जरूरी है देना, वो ये है कि केवल वो ट्रांजैक्शन जो कि अकाउंट के क्लोज करने से पहले पूरे हो गए हों उन्हीं को इफेक्ट देना चाहिए। जो ट्रांजैक्शन पूरे नहीं हो उनको जबरदस्ती इफेक्ट देने का कोई पर्पज नहीं है।
ये देखा जाना चाहिए कि जो ट्रांजैक्शन कंक्लूड हो चुके हैं अकाउंटिंग पीरियड के क्लोजर से पहले, वही अकाउंट्स में एडजस्ट होने चाहिए। जैसे अगर सेल हो रही गुड्स की, वो सेल तभी होगी जब गुड्स का इंस्पेक्शन कर लेगा परचेजर। तो अगर परचेजर ने इंस्पेक्शन नहीं किया तो उसको सेल में नहीं डाला जाना चाहिए। अब आते हैं कि जो दो स्टेटमेंट्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, इनके बीच में आपस में रिश्ता क्या है। एक जो याद रखने लायक पॉइंट है वो ये है कि कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बैलेंस शीट में जाते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल है, सैलरी दी गई, डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो दी हुई सैलरी वो लिख दी गई, लेकिन अभी जो दी नहीं है यानी आउटस्टैंडिंग सैलरी, उसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखा दिया और सैलरी में भी जोड़ दिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी डेबिट हो रही है और बैलेंस शीट में भी ये जा रही है। यहाँ देख सकते हैं आप। दूसरा एग्जांपल है, जब भी कोई मशीन हम खरीदते हैं तो उस मशीन का वो पार्ट जो कि एट्रीब्यूटेबल है उसी साल को जो कंसिडर हो रहा है, उस पर जो डेप्रिसिएशन है उस मशीनरी पे, तो जो डेप्रिसिएशन उस साल के लिए है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करते हैं और उसका और बैलेंस शीट में भी डेप्रिसिएशन को दिखाते हैं, क्योंकि हम एसेट की वैल्यू में से उसको घटाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, फिक्स्ड एसेट है यहाँ 5 लाख के, उसमें से डेप्रिसिएशन घटाया 50,000, आ गया 4.5 लाख रुपए, और ऊपर डेप्रिसिएशन हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी डेबिट किया है। ये जो इलस्ट्रेशंस हैं ये दिखाते हैं कि जो दो स्टेटमेंट्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये पूर्णतः आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इनका एक दूसरे से रिश्ता है। जो एसेट्स बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं मोस्टली वो एसेट्स दिखाए जाते हैं जो एक्सपेंडिचर इनकर कर दिया जाता है और उसके बाद एक सूटेबल अमाउंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी डाल दिया जाता है या ट्रेडिंग अकाउंट में भी डाल दिया जाता है। The assets shown in the balance sheet are mostly only the remainder of the expenditure. यानी जो एक्सपेंडिचर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया, के अलावा जो एक्सपेंडिचर है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं डाला है या तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर है, दैट गोज इनटू द बैलेंस शीट। फॉर प्रिपेयरिंग द टू स्टेटमेंट्स प्रॉपर्ली, इन दोनों स्टेटमेंट्स को ठीक से उपयुक्तता से बनाने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होंगे वो प्रॉपर्ली तय किए जाने चाहिए, क्योंकि नहीं तो बोथ स्टेटमेंट्स विल शो एन इनकरेक्ट पोजीशन, नहीं तो दोनों स्टेटमेंट्स ही इनकरेक्ट पोजीशन दिखाएंगे। और इस बात के लिए जो प्रिंसिपल गवर्न करता है इस बात को, वो है मैचिंग प्रिंसिपल। अब देखते हैं मैचिंग प्रिंसिपल कैसे वर्क कर रहा है। दिस प्रिंसिपल डिमांड्स दैट एक्सपेंसेस incurred to earn the revenue should be properly matched। जो भी एक्सपेंसेस किए गए हैं रेवेन्यू को अर्न करने के लिए उनको प्रॉपर्ली मैच किया जाना चाहिए। और मैच करने से मतलब क्या है? सबसे पहला है ए, अगर एक रेवेन्यू या इनकम को हमने ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंटर कर दिया तो उससे संबंधित जितने भी खर्चे हैं, ऑल द एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू इट, चाहे उनका पेमेंट एक्चुअली हुआ हो चाहे ना हुआ हो,
वो डेबिट होने चाहिए ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और इसीलिए साल के अंत में एक एंट्री पास की जाती है टू ब्रिंग इनटू अकाउंट द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को अकाउंट में लाने के लिए पास करते हैं। जैसे अभी हमने सैलरी का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस देखा, और दैट इज ऑल्सो द रीजन व्हाई द ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ गुड्स इज डेबिटेड टू द ट्रेडिंग अकाउंट। और इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट में हम ओपनिंग इन्वेंट्री भी गुड्स की रखते हैं, क्योंकि जो रेलेवेंट सेल है वो उसी अकाउंट में क्रेडिट होगी उन्हीं गुड्स की, और उसके बाद फाइनली क्लोजिंग स्टॉक भी वहां दिखाया जाएगा। इफ सम एक्सपेंस हैज बीन इनकर्ड बट अगेंस्ट इट सेल विल टेक प्लेस इन द नेक्स्ट ईयर। हमने एक एक्सपेंडिचर तो कर दिया लेकिन अभी सेल नहीं हुई है, यानी एक एडवांस दे दिया, सॉरी एक एक्सपेंडिचर कर दिया, यानी हमने माल खरीद लिया है लेकिन सेल अगले साल में होगी या इनकम हमें अगले साल मिलेगी, तो उस एक्सपेंस को हमको करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको एक एसेट के रूप में ले जाना चाहिए बैलेंस शीट में। तो इट विल बी डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो जाएगा ओनली व्हेन द रेलेवेंट इनकम विल आल्सो बी क्रेडिटेड, और केवल तब डेबिट होगा जब वो उससे उससे रिलेटेड इनकम भी क्रेडिट होगी। ये नहीं कि एक्सपेंसेस हमने एक साल में डेबिट कर दिए और उससे रिलेटेड इनकम हमने अगले साल में क्रेडिट कर ली। द सेम रीजन अप्लाइज टू डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स आल्सो, और वही कारण डेप्रिसिएशन पर भी लगता है। जो कॉस्ट का पार्ट एसेट की ऐसा है जो कि करंट ईयर की रेवेन्यू कमाने के लिए काम आ रहा है, उसको हम उस साल में डेबिट कर देते हैं। इसके बाद सी है, इफ एन इनकम और रेवेन्यू इज रिसीव्ड इन द करंट ईयर, इनकम प्राप्त हो गई है लेकिन उसका जो वर्क है it has to be done and the cost in respect of it has to be incurred next year। वर्क अगले साल होगा, इनकम रिसीव हो गई है, तो जो इनकम रिसीव हुई है इन एडवांस ऑफ द इनकम और द रेवेन्यू इज कंसिडर्ड टू बी ऑफ नेक्स्ट ईयर। जो एडवांस में रिसीव हुई है उसको हम अगले साल का मानते हैं। इट शुड बी शोन इन द बैलेंस शीट, उसको बैलेंस शीट में दिखाया जाना चाहिए ऑन द लायबिलिटी साइड एज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस and should be credited to the profit and loss account। और उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट किया जाना चाहिए अब नेक्स्ट ईयर अगले साल के। जैसे न्यूज़पेपर या मैगजीन है, ये सब्सक्रिप्शन प्राप्त करते हैं साल के शुरू होने से पहले एडवांस में, लेकिन वो जो सब्सक्रिप्शन का पार्ट है जो कि उस पेपर को कवर करता है जो अगले साल का है, तो इसलिए उसको हम बुक नहीं करेंगे एक्सपेंडिचर के रूप में जब तक कि इनकम हमारी नहीं आएगी। अच्छा, इसमें एक एक्सेप्शन भी है कि only such costs as have yielded or is expected to yield revenue should only be debited to the profit and loss account। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वही कॉस्ट डालनी चाहिए जिससे रेवेन्यू निकलेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर एक आग लग गई है और उसने फर्म की प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया है, तो जो भी लॉस हुआ है उसको डेबिट होना जरूरी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि वो इंश्योरेंस से तो कवर होता नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी डैमेज हो गई है फायर में, और उस लॉस को इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होना चाहिए जिस हद तक वो इंश्योरेंस से कवर नहीं है। और इसी तरह से अगर एक लॉस इसलिए हो जाता है क्योंकि सेलिंग प्राइस गिर गया है किसी चीज आइटम का, कॉस्ट के भी नीचे आ गया है, तो चूंकि कुछ डेट्स जो थी वो खराब हो गई थी, बैड हो गई थी,
और इसलिए उसको डेबिट किया जाना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और अगर बैड डेट हो गई है, उसको हम नहीं डेबिट करते हैं, तो प्रॉफिट जो है हम ज़्यादा दिखा जाएंगे। तो इसलिए ये जब प्रॉफिट हम ज़्यादा ना दिखाएं, तो इसके लिए ये एक्सेप्शन क्रिएट किया गया है। अब आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। साल के अंत में जैसा कि ऊपर देखा गया है कि ये जरूरी होता है ये पता लगाना कि नेट प्रॉफिट कितना था या नेट लॉस कितना था। और इस पर्पज से ये पहले जरूरी होता है जानना कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना है या ग्रॉस लॉस कितना है, क्योंकि पहले ग्रॉस प्रॉफिट पता चलेगा, उसके बाद ही हमें नेट प्रॉफिट पता चलेगा। ग्रॉस प्रॉफिट होता है डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स व्हिच वर सोल्ड। मतलब अपने सेलिंग प्राइस एक तरफ लिया और उसमें से माइनस किया उन्हीं गुड्स की कॉस्ट जो कि बेचे गए हैं। और एक ट्रेडिंग फर्म के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स पता लगाई जा सकती है एडजस्ट करके कॉस्ट ऑफ गुड्स को, बाय एडजस्टिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स स्टिल ऑन हैंड, जो अभी भी हाथ में है, एट द एंड ऑफ द ईयर अगेंस्ट द परचेजेस, जो परचेज हुए थे उसके अगेंस्ट उसको एडजस्ट किया जा सकता है। तो ये इस तरह से होता है कि पहले हम लेते हैं ओपनिंग स्टॉक को, फिर उसमें परचेज जोड़ते हैं, उसके बाद परचेज से रिलेटेड डायरेक्ट जो भी खर्चे हैं वो माइनस करते हैं, और फिर जो उसमें से कॉस्ट जो आई थी गुड्स की, जो भी सेल किए गए थे वो माइनस किया जाता है, और फाइनली जो फिगर आती है हमारे पास वो होता है क्लोजिंग स्टॉक। तो मान लीजिए कि पहले साल में नेट परचेजेस जो थे, यानी रिटर्न को डिडक्ट करने के बाद जो नेट परचेजेस थे वो मान लीजिए 1 लाख रुपए के थे, और 15,000 के ऐसा सामान था जो कि नहीं बिका साल के अंत में। तो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है वो हमारी है 85,000, क्योंकि 1 लाख का सामान था, उसमें से 15,000 का बिका नहीं। जो सामान बिक गया उसकी कॉस्ट है हमारी 85,000 रुपये। और अगले साल में अगर परचेजेस 1.5 लाख हैं और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 1,45,000, तो क्लोजिंग स्टॉक जो है 20,000 हो जाएगा। ये किस तरह से कैलकुलेट हो रहा है? मान लीजिए 15,000 हमने लिया, जो माल सेल नहीं हुआ था 15,000, उसमें हमने परचेज जोड़ा, वो है 1.5 लाख, तो टोटल हो गया हमारे पास 1,65,000। उसके बाद जो सेल हुआ तो माइनस किया 1,45,000, जो अमाउंट बच गया दैट शुड बी आवर क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद है ग्रॉस प्रॉफिट इज यूजुअली असरटेन्ड बाय प्रिपेयरिंग अ ट्रेडिंग अकाउंट। और ये जो कैलकुलेशन है ये ट्रेडिंग अकाउंट के कैलकुलेशंस होते हैं, और इस तरह से ट्रेडिंग अकाउंट कैलकुलेट किया जा सकता है। ट्रेडिंग अकाउंट के लिए में जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कंप्यूट किया जा सकता है। और ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट कुछ इस तरह का होता है। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट है, बाएं तरफ तो हम 2 लिखते जाएंगे हर एक के पहले, क्योंकि वो डेबिट साइड है, और दाएं तरफ वाली साइड जो है क्रेडिट साइड है। तो इस प्रकार से ये ओपनिंग स्टॉक है, उसमें परचेज जुड़ रहा है, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस हो रही है, के बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस जुड़ रहे हैं, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अलावा फ्रेट और कार्टेज भी जुड़ रहा है। ये ओपनिंग स्टॉक में सब जुड़ जाता है। उसके बाद टोटल सेल में से ये माइनस कर देते हैं, यानी सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक। सेल में से पहले सेल रिटर्न माइनस करके जो क्लोजिंग स्टॉक में जोड़ा जाता है, फिर उसके बाद यहाँ पर अप्लाई कर दिया जाएगा। अब हमारे पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें देखिए अब वेजेस, गैस, वाटर, फ्यूल जो कि फैक्ट्री में लगता है, फैक्ट्री के खर्चे, प्रोडक्शन की रॉयल्टी, और कस्टम और इंश्योरेंस।
अब ऊपर दिए गए एग्जाम्पल में नेट सेल्स जैसे है, यानी सेल्स रिटर्न को एडजस्ट करने के बाद जो सेल आ रही है वो 2 लाख रुपए है। अगर हम ये सोचें, ऊपर जो दिया गया एग्जाम्पल है उसमें हमारी जो सेल है, परचेज है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने लिया है, तो टोटल सेल हमारा जो है वो है 55,000, वो है 2 लाख। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो 55,000 होगा, क्योंकि 2 लाख में से 1,45,000 का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस हो जाएगा, दैट गिव अस 55,000। तो ये जो प्रॉफिट 55,000 का है इसको ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। जो ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट निकलता है दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि उसमें से हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस घटाएंगे और तभी आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा। अब उसी एग्जांपल में ट्रेडिंग अकाउंट इस तरह से दिखाई पड़ेगा। सेल्स हो गई 2 लाख की, क्लोजिंग इन्वेंट्री 20,000, ओपनिंग इन्वेंट्री 15,000, डिस्प्ले परचेज अमाउंट, परचेज अकाउंट परचेज जो है वो 1.5 लाख की है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ रहा है ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में ये एंट्रीज होती हैं: ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, सेल्स, परचेज एंड द कैलकुलेशन ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट। इसके बाद आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के जो आइटम्स हैं, उनको एक एक करके स्टडी करते हैं। जो मेन बिजनेस है वो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स है, तो इसलिए ओपनिंग इन्वेंट्री के अलावा ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट किए जाएंगे सारे खर्चे जो कि इनकर किए गए थे। इन गुड्स को गोडाउन में लाने में जो भी डायरेक्ट खर्चे हो रहे हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में डाले जाते हैं, और उनको सेल के लिए तैयार करने के लिए भी जो खर्चे होते हैं वो भी वहीं डाले जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो भी फ्रेट पे किया गया परचेजेस पे, या जो कार्ट्रिज या ऑक्ट्रॉय पे किया गया, वो भी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। रूल ये है कि ये जो अकाउंट है इट विल बी डेबिटेड विद ऑल द एक्सपेंसेस व्हिच आर इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द गुड्स टू द प्रेजेंट लोकेशन। प्रेजेंट लोकेशन और प्रेजेंट कंडीशन में लाने में जो भी खर्चा लग रहा है वो ट्रेडिंग अकाउंट में डेफिनेटली डेबिट होगा। अब एक एक अगर इंडिविजुअल आइटम को देखें तो ओपनिंग इन्वेंट्री को हम कैसे लिखेंगे? भाई ट्रेडिंग अकाउंट को हम ओपनिंग इन्वेंट्री से डेबिट कर रहे हैं, तो ओपनिंग स्टॉक अकाउंट क्रेडिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ये हमारी इन्वेंट्री है। नाउ ओपनिंग इन्वेंट्री वाज द क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ द प्रीवियस पीरियड। लास्ट ईयर वो क्लोजिंग इन्वेंट्री थी, अब वो ओपनिंग इन्वेंट्री बन गई। इन्वेंट्री मतलब जो भी स्टॉक है। इट मस्ट हैव बीन एंटर्ड इन द ओपनिंग इन्वेंट्री अकाउंट, उसको जरूर ओपनिंग इन्वेंट्री अकाउंट में एंटर किया गया रहा होगा ओपनिंग एंट्री के रूप में, और इसलिए ट्रायल बैलेंस में भी ये पाया जाता है। ये जो आइटम है ये इसको यूजुअली हम पहले आइटम के रूप में रखते हैं डेबिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के, यानी ओपनिंग इन्वेंट्री को पहले आइटम के रूप में रखा जाता है। उसके बाद परचेज और परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को परचेज में से माइनस किया जाता है। परचेज अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस रहता है, और उससे ग्रॉस अमाउंट परचेज की हमें पता लगती है कितना था मटेरियल्स की परचेज की, जो बिक्री हो रही मटेरियल। और परचेज रिटर्न अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस होगा और उससे रिटर्न ऑफ मटेरियल दिखाया जा रहा है। उसके बाद डेबिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट के जो नेट अमाउंट दिखाया जाएगा, जो मुनाफा हुआ है, तो इस तरह से यहाँ पे दिखाया जा रहा है परचेजेस में से परचेज रिटर्न माइनस किया, 2,90,000 आ गया। उसमें क्लोजिंग एंट्री फॉर दी
पर्पस वो भी दिखा दी गई। तो क्लोजिंग एंट्री इस तरह से हो रही है, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। और इस तरह से नेट परचेज जो है हम ट्रेडिंग अकाउंट में बाद में ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट करके परचेज अकाउंट क्रेडिट। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि गुड्स रिसीव किए जाते हैं लेकिन इनवॉइस नहीं रिसीव होता। गुड्स तो आ गए, इनवॉइस आया नहीं सप्लायर से। तो जिस तारीख में जो क्लोजिंग होती है अकाउंट की, एक एंट्री पास करनी पड़ेगी कि आप परचेज अकाउंट डेबिट कर दीजिए और क्रेडिट कर दीजिए सप्लायर को विद द कॉस्ट ऑफ द गुड्स। क्योंकि जो गुड्स आ गए, इनवॉइस है नहीं, तो उसमें कुछ एंट्री तो करनी पड़ेगी। उसके बाद कैरेज और फ्रेट इनवर्ड। कैरेज मतलब जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा होता है। दिस आइटम शुड आल्सो बी डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। इसको भी ट्रेडिंग अकाउंट में डालना चाहिए क्योंकि सामान को वहां तक लाने का पेमेंट है। एज इट इज इनकर्ड टू ब्रिंग द मटेरियल्स टू द फर्म्स गोडाउन, फर्म के गोडाउन में लाने का वो खर्चा है। एंड मेक देम अवेलेबल फॉर यूज, और उनको इस्तेमाल में के लिए अवेलेबल करने का खर्चा है। हाउएवर इफ एनी फ्रेट और कार्टेज पेड ऑन एनी एसेट, लेकिन अगर कोई भी फ्रेट या कार्टेज किसी भी एसेट पे दिया जाता है, तो जैसे मशीनरी पे दिया जाता है, तो उसको ऐड करना ज़रूरी हो जाता है कॉस्ट ऑफ द एसेट पे, और उसको फिर ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट नहीं करते हैं। तो इस तरह से एंट्री होती है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट एंड कैरेज और फ्रेट इनवर्ड अकाउंट क्रेडिट। ऐसे ही वेजेस की भी एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में होती है। वेजेस विच आर पेड टू वर्कर्स इन द गोडाउन स्टोर्स, उनको डेबिट किया जाना चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि जो गोडाउन के स्टोर में वर्कर काम कर रहे हैं, वो माल को वहां पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं और सही ढंग से रखने का काम कर रहे हैं। तो ये जो खर्चा है वेजेस का, जो उन वर्कमैन को दिया जा रहा है जो कि गोडाउन इन द गोडाउन स्टोर्स में जो काम करते हैं। तो अगर कोई अमाउंट आउटस्टैंडिंग है तो उसको बुक्स में लाना चाहिए, so that full wages for the period concerned are charged to the trading account. आउटस्टैंडिंग अमाउंट को भी बुक्स में लाना जरूरी है। हाउएवर इफ द वेजेस आर पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ अ फिक्स्ड एसेट, अगर कोई फिक्स्ड एसेट के इंस्टॉलेशन के लिए ये वेजेस दिए जा रहे हैं, तो वो फिक्स्ड एसेट के कॉस्ट में जुड़ेंगे। इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद सेल और सेल रिटर्न होता है इसमें। द सेल्स अकाउंट को में क्रेडिट बैलेंस होगा, यानी कि टोटल सेल्स उसमें दिखाई पड़ेगी हमको, और सेल्स रिटर्न अकाउंट में डेबिट बैलेंस होगा, लेकिन उसका ठीक विपरीत, और वो भी कुछ दिखा रही है। सेल्स रिटर्न अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा और उसमें टोटल अमाउंट दिखाया जाएगा गुड्स जो भी वापस किए गए कस्टमर के द्वारा, और जो नेट है दोनों अमाउंट्स का, उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे। यानी जो भी सेल है उसमें से सेल रिटर्न को माइनस करके जो नेट अमाउंट है वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। कभी कभी ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते भी हैं, सेल अलग दिखा देते हैं, उसमें से लेस करके सेल रिटर्न दिखा देते हैं, और या फिर हम जर्नल एंट्री पास कर देते हैं सेल अकाउंट में, डेबिट सेल रिटर्न क्रेडिट, तो उस तरह से भी हो जाता है, और जो बैलेंस है फिर वो चला जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि गुड्स को अप्रूवल बेसिस पे सेल किया जाता है, कि अगर वो अप्रूव्ड होगा तो आप रख लीजिएगा, फिर बिल हो जाएगा। दैट इज कि जब कस्टमर के पास राइट होता है कि उसको वापस भी कर सकता है, यानी अप्रूवल बेसिस पे भेजा जा रहा है। अगर स्टिपुलेटेड पीरियड में वो वापस कर देता है तो वो वापस हो जाएगा और सेल एंट्री रिवर्स हो जाएगी। तो ये अप्रूवल वाला सेल भी एक तरह का सेल होता है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है क्लोजिंग इन्वेंट्री और उसका जो वैल्यूएशन है, उसमें
Usually there is no account to show the value of goods lying in the godown at the end of the year. कोई ऐसा अकाउंट नहीं है जहां पर हम उन गुड्स की वैल्यू दिखाएं कि एट द एंड ऑफ द ईयर क्या वैल्यू है गोडाउन में जो गुड्स है उनकी। लेकिन फिर क्या किया जाए? तो करेक्टली असरटेन करने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट को हम क्लोजिंग इन्वेंट्री को प्रॉपरली हमको वैल्यू करना पड़ेगा। तो ये जो वैल्यूएशन के बाद जो एंट्री होगी वो इस तरह से होगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ऑल्टरनेटिवली क्लोजिंग इन्वेंट्री कैन बी एडजस्टेड परचेज ऑल्सो, ये भी किया जा सकता है, क्लोजिंग इन्वेंट्री डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। The effect of this entry is to reduce the debit in the purchase account. उससे परचेज अकाउंट का डेबिट रिड्यूस हो जाता है और परचेज जो है उसकी वैल्यू जितनी थी उससे कम हो जाती है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री इज आल्सो शोन इन द बैलेंस शीट ऑन एसेट साइड, और क्लोजिंग इन्वेंट्री को हम बैलेंस शीट में भी एसेट साइड पर दिखाते हैं। तो टू एसरटेन द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू पता लगाने के लिए जरूरी होता है कि हम एक कंप्लीट इन्वेंट्री करें, लिस्ट बनाएं सारे आइटम्स की और क्वांटिटी भी उसमें पता लगाएं, लिखें। उसके बाद जो डैमेज या ऑब्सोलीट आइटम्स हैं उनको अलग से लिस्ट कर लें, और जो हमारे पास फिनिश गुड्स की लिस्ट है उसमें वो गुड्स जोड़ दें जो कि एजेंट्स के पास रखे हुए अभी आए नहीं है, एजेंट के पास ऑलरेडी आ गया है एंड उनको कंसाइनमेंट के बेसिस पे एजेंट को भेजा गया रहा होगा। एंड ऑल्सो द गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल टू द कस्टमर, और जो गुड्स कस्टमर को भेजे गए अप्रूवल के लिए वो भी इसमें वैल्यू होने चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है जो गुड्स भेजे जा चुके हैं वैल्यूएशन के लिए कस्टमर के पास अप्रूवल के लिए, वो भी आएंगे। जो डैमेज और ऑब्सोलीट आइटम्स हैं उनकी लिस्ट अलग से बनाई जाएगी। जो एजेंट्स के पास गुड्स पड़े हैं उसको भी वैल्यू किया जाएगा इसमें। तो तभी एक प्रॉपर इन्वेंट्री की फिगर हमारे पास आएगी। तो जो इसके पीछे प्रिंसिपल है स्टॉक को वैल्यू करने का वो ये है कि कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो इन्वेंट्री लेना बड़ा लंबा प्रोसेस होता है और एट द एंड ऑफ द ईयर पूरा इन्वेंट्री लेना जो है वो जरूरी हो जाता है, पूरा कंप्लीट करना उसको। और कभी कभी ये कुछ हफ्तों पहले भी कर लिया जाता है, कुछ हफ्तों बाद में भी कर सकते हैं क्लोजिंग के। और ऐसे सिचुएशन में हम जो वैल्यू लेते हैं उसको एडजस्ट करना जरूरी हो जाता है जिससे जो क्लोजिंग डेट है उससे कुछ कोरिलेट हो सके। तो ये जो एडजस्टमेंट है ये जरूरी होता है क्योंकि इन द मीन टाइम परचेज एंड सेल हो गया होगा। मेन पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट in respect of sales their cost has been established. तो कॉस्ट विल बी द सेल लेस द ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट कैसे हुई है? सेल लेस ग्रॉस प्रॉफिट इज द कॉस्ट ऑफ द गुड्स। तो इस तरह से हम इन्वेंट्री को नेट रियलाइजेबल वैल्यू और द कॉस्ट विच एवर इज लोअर उस पर वैल्यू कर देते हैं। तो इसके साथ ही हम आज का ये सेशन यहाँ पे क्लोज करते हैं। विल स्टार्ट विद दिस इलस्ट्रेशन टुमारो, और आप अपने फाइनल अकाउंट्स के रिवीजन को तब तक शुरू कर दीजिए। प्लीज़ फील फ्री टू रेज एनी क्वेश्चंस। कुछ लोग मेरे को क्वेश्चंस पूछते हैं मेरे व्हाट्सएप अकाउंट में, तो आई एम आंसरिंग दोज क्वेश्चंस। यू कैन आल्सो आस्क क्वेश्चंस ऑन द दक्ष डिस्कशन फोरम आल्सो, देयर आल्सो वी विल आंसर द क्वेश्चंस। सो डू प्लीज आस्क द क्वेश्चंस। और कहीं अगर कोई आपको कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है अकाउंट्स